मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं इस प्रदेश के जाने माने रंगकर्मी लेखक पत्रकार अनीश अंकुर जी, जिनसे आप पूर्व परिचित हैं। हमारे कई कार्यक्रमों में आप इनको देख चुके हैं। अनीश जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। हम जिस विषय पर इनसे चर्चा करना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको अभी मैं देने जा रहा हूँ। वो ऐसा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं टेलीविज़न चैनल, इसमें इसकी चर्चा कम होती है और ये सीधे मानवता से जुड़ा हुआ है। जी, जिस विषय की मैं बात कह रहा हूँ वो विषय है कि यदि आप बंगाल के मुस्लिम हैं, बांग्ला भाषा बोलते हैं, आप प्रवासी मजदूर हैं, तो जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो हमारा जो आज की तारीख का जो इकोसिस्टम बन गया है, वह आपको बांग्लादेशी मान के अगर बांग्लादेश की सीमा में धकेल दे, पुश बैक कहते हैं उसको, अंग्रेजी में आज तो शब्द नया आया है, पुश बैक कर दें, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं और मैंने इस पर आपके सामने इसके पहले एक वीडियो ज़रूर शेयर किया हुआ होगा। जो लोग बहुत अरसे से गुरुग्राम में काम किया करते, मजदूरी का काम किया करते, घरों में बर्तन भाड़े का काम किया करते, सफाई का काम किया करते, ड्राइवरी का काम किया करते, ये वे लोग हैं जो मुर्शिदाबाद मालदा के इलाके से दसियों साल पहले गुरुग्राम गए हुए थे। लेकिन अचानक ये हुआ कि वही भट्टे पर भी काम करते थे उनमें से कुछ लोग, दिल्ली पुलिस ने और बाद में हरियाणा पुलिस ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उनको बांग्लादेशी घोषित करके पकड़ करके और थाने में ले जाते थे। तो क्या उनके साथ दुर्व्यवहार होता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और उनसे कागज़ मांगते, वो कागज़ दिखलाते, हमारे पास आधार है, हमारे पास बंगाल का निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन चूँकि भाषा बांग्ला और वे मुस्लिम और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को तो पता नहीं क्या सिखलाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, कि उनको लगता है कि ये बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी पे आए होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा और ऐसे लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ थे और हज़ारों की तादाद में वापस, आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब इत्यादि देखते होंगे तो गोदी मीडिया में तो इसको आपने नहीं देखा होगा, बसों में लद करके काफ़ी पैसे खर्च करके, हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि बंगाल सरकार को चाहिए था कि उन्हें बसों में लाद करके और ले आते अपने खर्चे से। हम बिहार में ऐसा करते थे, हम लेबर में थे और हम ऐसी स्थितियाँ अगर हमारे साथ होती थी, हमारे मजदूरों के साथ कुछ दुर्व्यवहार घटनाएं होती थी, हम लोगों ने स्कीम बनाई थी और हम उन्हें ले आते थे। असम में बाकायदा जो बांग्ला भाषी लोग हैं, मुस्लिम हैं, उन्हें पुश किया गया। उस पर मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, गुरुग्राम का भी शेयर किया था। और हाल में तो राजस्थान में मालदा से एक बांग्ला भाषी मुस्लिम लड़का गया, 19 साल का बच्चा, और उसको पुश बैक कर दिया, राजस्थान से पकड़ा और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लाकर पुश बैक कर दिया, वहाँ उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में रहा बांग्लादेश में। उसने कहा तुम कैसे आ गए, और हाई कोर्ट कलकत्ते में जब केस किया उसके पिता ने तो वापस आया। और ये अकेली घटनाएं नहीं हैं, और मेरी नज़र पड़ी है हिंदू में, यह खबर आई है, आप देखें कि बंगाल सरकार ने ऐसे अभागे माइग्रेंट वर्कर्स को, जिनको हरासमेंट, उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से कि वे गरीब हैं, वे माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वे मुस्लिम हैं और बांग्ला बोलते हैं, उनके लिए स्कीम बनाया है। उन्हें 5,000 रुपये महीने साल भर तक देने की स्कीम बनाई है और उनका जो अन्य स्कीम है स्वास्थ्य संबंधी, उसका भी लाभ उनको देने की स्कीम बनाई है। और कहते हैं कि लाखों लोग हैं, उनके मुताबिक लगभग 23 लाख ऐसे लोग हैं वो जो बाहर गए हुए हैं। उसमें से शायद लाखों की तादाद में तो नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग वापस आ गए, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको इसका लाभ दे रहे हैं। लेकिन आश्चर्य कीजिए, एक ही देश में एक हिस्से का नागरिक, जबकि संविधान कहता है कि हम कहीं भी इस देश में कहीं भी जाने का हमें अधिकार है, लेकिन बांग्लादेश से जब हमारी एक तरीके की दुश्मनी पैदा हो गई है, पहले तो उतनी स्थिति नहीं रही होगी, हालांकि हमारे नेता बहुत ही ज़ोर शोर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का ऐसे नाम लेते थे, कई लोग तो उसको दीमक की संज्ञा भी दिया करते थे। ऐसा वातावरण बना दिया
कि अब अगर कोई बांग्ला बोलता पाया जाता है, उसका नाम करीमुद्दीन या रहीमुद्दीन या मुस्लिम नाम है, तो हम लोग भड़क जा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियाँ भड़क जा रही हैं। इसी विषय पे मनीष अंकुर जी से मैं बात करने के लिए मेरे साथ मैंने उनको विशेष रूप से बुलाया है, क्योंकि वे प्रगतिशील खेमे के भी माने जाते हैं और रंगकर्मी हैं, लेखक हैं, पत्रकार भी हैं कि, और मैं समझता हूँ बहुत ही संवेदनशील मानव हैं कि वे बताना चाहेंगे कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के वे क्या सोचते हैं और क्या उनकी नज़रों में ये चीज़ें जायज़ हैं। मनीष अंकुर जी। बिल्कुल व्यास जी, जैसा कि आपने कहा भी, मुझे याद है कि लगभग एक दशक पहले जब आप श्रम संसाधन विभाग में सचिव थे, तो मैंने आपका एक साक्षात्कार लिया था। एक सब लोग पत्रिका थी उसके लिए। तो आपने इस पर विशेष तरफ से बिहारी मजदूरों के साथ बिहारी पहचान के कारण जो अत्याचार होता है, मारपीट की जाती है, कई बार जंजीरों से बंध होते, क्या मेजर्स आप लेते हैं, इसके बारे में आपने बताया था। अभी देखिए, आपने राजस्थान का उदाहरण दिया, जो भारत की राजधानी का सबसे विकसित क्षेत्र है, जिसको एनसीआर कहते हैं, गुरुग्राम है, गाज़ियाबाद है, इन जो सबसे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं, वहाँ के मज़दूरों को बड़े पैमाने पर, जो सिर्फ़ उनका ये है कि बंगाली हैं, लेकिन बंगला बोलते हैं, लेकिन नाम है सुजान शेख, अहमद अली, इसके आधार पर उनको घर से बुला के ऐसी सैकड़ों, मैं देख रहा था यूट्यूब पर भी कि कई ऐसे-ऐसे जो टेम्पो चलाने वाले, दिहाड़ी मज़दूरी काम करने वाले, घर से बुला के जिस भी अवस्था में आधार कार्ड लेके उसको पुल्ड अप सेंटर कहते हैं, वहाँ ले गए, थाने में बंद रखा। और एक तो सुजान शेख का उदाहरण ऐसा है कि उसको शक हुआ तो ले जाके बांग्लादेश की सीमा के बाहर छोड़ दिया। वहाँ के एक लड़के ने इससे वीडियो बनाया और तब जाके उसको पता लगा, तब 2 ढाई महीनों के बाद उसको छुटकारा मिला। और जो उनके आप बीती सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि सिपाही बोलता है कि, या सुरक्षा एजेंसियों के लोग बोलते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, नाम पूछते हैं, तुम बांग्लादेशी है, यहाँ कैसे आ गया। उनमें इतनी पिटाई की, कईयों के हाथ तोड़ दिए गए, कईयों के घायल है। तो इंटरव्यू के दौरान मैंने उनके भय देखा, डर देखा। तो वह कि भाग क्यों रहे हैं, तो यहाँ रहेंगे जान पर बनाएगी, यहाँ जान नहीं बचेगी। और ये इतने बड़े पैमाने पर किया गया है। मेरे ख्याल से व्यास जी, इसके पीछे है, जब से मोदी सरकार आई है 10 साल से, वो मुसलमानों की एक स्टीरियोटाइप छवि बनाई गई है। पहले मुसलमान को उर्दू बोलने वाला माना जाता था। जब से ये बांग्लादेश संकट आया है, वहाँ के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए हैं। और दूसरा, ये बिहार में उनका जो प्रचार है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए हमने ये गहन मतदाता परीक्षण लागू किया है। तो इस सब का एक लिंक है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि जैसा कि आपने कहा भी कि कुछ संभव है बांग्लादेशी मतदाता हों भी, लेकिन उसके चलते पूरे समुदाय को आप कलंकित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको एक कांस्टेंट फियर के माहौल में रख रहे हैं। बल्कि मैंने कई मजदूरों को देखा कि कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 29 एमपी हैं, अब तक हमसे कोई मिलने नहीं आया, कोई दुख सुनने नहीं आया। ये अच्छा लगा कि जो आपने अखबार का ये बताया कि वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मोदी सरकार ने 10-11 साल में मुसलमानों को लेके एक ऐसा पूर्वाग्रह, एक शहर, एक विष भर दिया है पूरे समाज में, और सुरक्षा एजेंसियां उसकी विशेष रूप से शिकार है। पुलिस में पहले से ही हम ये जानते रहे कि एक एंटी मुस्लिम बायस रहा है। कई ऐसी मतलब किताबें हैं, पुस्तकें हैं, इससे उनको पता है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो मुसलमान, दूसरे मजदूर। कहीं ऐसा नहीं कि अमीर लोग ऐसे हुए हैं, संपन्न लोग ऐसे हुए हैं, या कोई एलिट का हुआ है। सबसे गरीब जो वर्किंग, एक तो मजदूर है और ऊपर से वो मुसलमान है। तो ये उनको लगता है कि ये सबसे फिट कैसे इनको प्रताड़ित किया जा सकता है और इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ये बहुत ही खतरनाक और चिंताजनक है, जिस पर राजनीतिक दलों को भी और थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए थी। मित्रों, आपने सुना मनीष अंकुर जी को, और जो इकोसिस्टम बन गया है, मैं किसी सरकार का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा,
लेकिन मैं संविधान की बात करूँगा। देखिए मेरे पास संविधान की किताब है और इसके 19 डी और ई में यह दिया गया है, यह अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भारत का नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में आज़ादी के साथ घूम फिर सकता है और वो रह भी सकता है, रिसाइड कर सकता है, घर बना सकता है। ऑफ कोर्स कुछ एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर बांग्ला भाषी व्यक्ति है, ये भाषा का भी मामला है अनिश जी। जी बिल्कुल। कई जगह पढ़ा कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लोगों के दिमाग में है कि बांग्ला बोलने वाले का मतलब बांग्लादेशी भाषा। अरे बांग्ला भाषा इतनी समृद्ध भाषा रही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम और बंगाल तो पूरा का पूरा रिनेसा का केंद्र रहा है। वहीं पर ब्रह्मो समाज पैदा हुआ, वहीं पर सती प्रथा का विरोध हुआ, वहीं पर तमाम बाल विवाह का विरोध हुआ। वो तो पूरब का आप कह सकते हैं कि सूरज उगता है, उस तरह से बंगाल था। इन बांग्ला भाषा को भी, और भाषा के लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है कि भाषा के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन ये भाषा के आधार पर भी लगता है भेदभाव की स्थिति है। एक तो धर्म के आधार पर आपने सही कहा, मुस्लिम होना, और वही भाषा बोलने वाला, और भी गरीब आदमी आपने कहा, मजदूर, प्रवासी मजदूर, जो बेचारा जो है सो मेहनत से रोटी कमाने वाला व्यक्ति। तो इस पर थोड़ी सी और बात आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बड़ा अच्छा ये भाषा का जो सवाल उठाया, इसमें जैसा कि आपने बताया भी, आपने दो बड़े महत्वपूर्ण नाम लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया गीत भारत का राष्ट्र जनगण मन है, और काजी नजरुल इस्लाम सोनार बांग्ला बांग्लादेश में, दोनों आइकॉनिक फिगर है। इसमें मेरे ख्याल से जैसे बातचीत की शुरुआत है कि बिहारियों को लेकर के एक ज़माने से ये होता रहा है। बंगाल को लेकर के पिछले मैंने आप कहा 10 वर्षों में मोदी सरकार की बात की, आप देखिए कि इसका एक राजनीतिक आयाम भी है। बंगाल में भाजपा को जैसी वो सफलता चाहती है वैसी नहीं मिल पाती है। बिहार में तो जो है सो है, तो इससे एक वो पूरे समुदाय बिहारियों के खिलाफ, जैसे पूरे देश में एक ये बनाया गया, माहौल बनाया गया है, बिहारी अगर उसका टोन है और गरीब है तो उसके खिलाफ एक माहौल रहता है। बांग्ला भाषियों के बारे में, जिसमें इतनी समृद्ध विरासत रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है भारत 50 साल बाद सोचता है। आपने पूरे रेनेसां भारत में कुछ दिखाने लायक है स्त्रियों, कला, संस्कृति के मामले में बंगाल है, और उसको टारगेट करके, क्योंकि उनको लगता है एक जो भारतीय जनता पार्टी को कि इन मुसलमानों की वजह से हमें वहाँ जीत नहीं मिल पा रही है। वहाँ की आबादी का लगभग 25% बंगाल की आबादी के मुसलमान माने जाते हैं। तो ये जो चिढ़ है और एक जो स्टीरियोटाइप छवि बनाई गई है, न सिर्फ भारत में, आपने सही कहा, मुझे याद है कि लगभग 1.5 दशक पहले जर्मनी के कल्चरल मिनिस्टर भारत आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 90% जो इमेजेज हैं, बिंब जो तैरते हैं, वो सब इंपीरियलिस्ट एजेंसियों के अमेरिकन बीजे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मुसलमान है तो मुसलमान कट्टर होता है, पिछड़ा होता है, फैनेटिक होता है, आतंकवादी होता है, एक किस तरह की छवि बनाई गई है, ब्रैकेट किया गया है। और मीडिया के द्वारा, सत्ता के द्वारा लगातार अकादमिक जगत में इसका जो प्रचार प्रसार किया गया, तो ये पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में इस पर बहुत गहरा असर रहा है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में हाशिमपुरा जो नरसंहार हुआ था, पीएससी के लोगों ने ये किया था। तो एक जो एंटी मुस्लिम बायस है, और आपने जो संविधान की बात की कि कोई कहीं भी जाके रह सकता है, ये नया विवाद शुरू हुआ है। और अभी आपने जो राजस्थान और दिल्ली की बात नहीं है, तमिलनाडु में एक बांग्ला भाषी के साथ लगभग पूरे समूह के साथ उसको किया, वहां से भागना पड़ा, और ये पूरे देश में इस तरह की परिघटना मिल रही है। दिक्कत क्या है कि ऐसा करने वालों को सत्ता का संरक्षण जी, जब तक वो नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल होगी। ये बहुत डेंजरस चीज है। अनिश जी, आपने बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझा है, क्योंकि आप संस्कृति कर्मी भी हैं। मैं तो प्रशासन में रहा हूँ। धनबाद में जब मैं डिप्टी कमिश्नर था तो वहाँ पे रविंद्र संगीत का उत्सव होता था और नजरुल गीति का उत्सव होता था। जो बाउल संगीत है, नजरुल इस्लाम का वो संगीत है, तो मैंने तो वो समय देखा हुआ है, और अब ये समय देखना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं वातावरण में, कहीं न कहीं पूरे मामले में कुछ न कुछ चेंजेस हुआ है। तो पीएससी की आपने चर्चा की, मैं तो इंडियन पुलिस सर्विस में उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, अब मैं जानता हूँ कि वहाँ की फोर्स के बारे में,
बहुत पहले से ये आरोप लगते रहे कि बड़ी कम्युनलाइज है। लेकिन अगर हमारे यहाँ भी सुरक्षा एजेंसियाँ, राजनीति के बारे में तो खैर क्या कहा जाए, अगर ये मानने लगे कि साहब बांग्ला बोलने का मतलब बांग्ला भाषी है, तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और बांग्लादेशी भाषा हो जाएगी बांग्ला। अरे बंग भंग का इतना बड़ा आंदोलन चला था, और उस बंग भंग के बाद जब बांटा था अंग्रेजों ने, आपने सही कहा, अंग्रेजों ने जब बांटा था, बंटवारा किया था भाषा, तो ये तमाम लोग जो हैं सो एक हो गए थे। कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, आप उसकी कल्पना हम आप यहाँ बैठे हुए कर भी सकते हैं। इसलिए भाषा के सवाल का भी इसमें बहुत ही महत्व है। और संविधान कहता है कि अगर हम कोई भी भाषा भाषी हो, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बिहार के मेरे मजदूरों के साथ स्वाभाविक है कि मजदूरों के साथ तो लोग दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम लोगों ने स्कीम बना दी, अगर मालिक वगैरह कहीं दिक्कत पैदा करता है तो बाकायदा खबर कीजिए। फ़ोन नंबर जारी किए मुख्यमंत्री के फ़ोटो से के सहित हम लोगों ने निकाला था विज्ञापन, और हम टीम भेज करके उनको वहाँ से उनका मजदूरी दिलवाते भी थे, बुलवाते थे। उनके लिए बहुत सारी स्कीम हमारे पास थी। और हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों के दुर्घटना बीमा योजना भी उनके लिए बनाई थी। बीमा नहीं, दुर्घटना योजना, जिसमें सरकार जो है सो अगर उनकी दुर्घटना हो गई काम के दौरान, आने जाने या काम करते समय, तो हम लोग मदद करते थे। अन्य भी उसमें मदद शामिल है। तो अब अच्छी बात है कि बंगाल सरकार बना रही है, लेकिन इशू ये है कि उत्पीड़न क्यों हो इस आधार पे। और आपने सही कहा कि पूरे देश के स्तर पर सारे राजनीतिक दलों को मिल करके इसको सोचना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। बंगाल के एमपीज ने उनसे बात नहीं की। मैंने कहा गाड़ी नहीं भेजी, बस नहीं भेजी, नहीं भेज के बुलवाया। हमने तो अंडमान निकोबार में हमारे लोग फंसे हुए थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी टीम जा करके और अपने पैसे से ले आइए। तो हमारी टीम गई, एक एसपी रैंक का अफसर, हमारा लेबर कमिश्नर, जा करके वहाँ से ले आया गया, उनकी स्कीम बनाई गई। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि राज्य सरकारों को भी अपने मजदूरों के साथ बहुत ही बढ़िया ढंग से करना चाहिए। और एक सिर्फ बात मैं जोड़ना चाहता था भाषा वाली बात में, बांग्लादेश का निर्माण ही हुआ है भाषा के सवाल में। जो लोग समझते हैं कि बांग्ला बोलने वाले वहाँ उर्दू थोपी गई थी, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्ला बोलने के लिए ही वो पाकिस्तान से अलग हुए। तो ये बात जाहिर है जानी चाहिए कि बांग्ला भाषा बोलता है तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, मतलब ये उससे वो कोई कल्प्रिट नहीं हो जाता है। तो भाषा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अब बांग्लादेश के लोगों ने तो इसको लंबी लड़ाई लड़ी, शहादतें दी, बहुत झगड़ा हुआ, तब जाके ये हुआ। तो मित्रों, मैं आशा करूं कि हम लोग का मकसद कतई नहीं था किसी की आलोचना करना, लेकिन अगर देश में कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो चुप बैठा भी नहीं रहा जा सकता। निश्चित तौर से विचार करना आवश्यक हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है। आप भी विचार करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया अपनी टिप्पणियाँ भेजें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और उमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।